अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं। सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार हम लोग किसको कहते हैं? HgS को। HgS को सिनेबार कहते हैं। कॉपर पाइराइड्स का सूत्र है CuFeS2। ये हो गया मेरा कॉपर पाइराइड्स का सूत्र। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन और CO। इसमें से जो है एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है और कार्बन भी है। लेकिन स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। तो अपचयन में जो संयुक्त होगा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन तीनों है। लेकिन इन तीनों में से सबसे अधिक सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में जो मिलता है कार्बन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। तो इसमें जो है मैग्नीशियम भी है। अब कैसे है देखिए, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट का सूत्र होता है। तो इसमें Mg जो है 8 से 10% और कैल्शियम जो है 18 से 22% है। इसलिए इसमें मैग्नीशियम भी सही होगा और कैल्शियम भी होगा। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। देख लीजिए फॉर्मूला, मैग्नीशियम इतना % है, कैल्शियम इतना % है। केसिटेराइट अयस्क है। केसिटेराइट अयस्क जो होता है एसएन का होता है। इसका फॉर्मूला होता है SnO2। ये हो गया केसिटेराइट अयस्क SnO2। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूरपट्टी में पाया जाता है? तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और है Fe। इनमें से सभी जो है धातु भूरपट्टी में पाया जाता है। लेकिन अब इनमें से प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, अब इनको हम देखते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन जो इतना % है, सिलिकॉन इतना % है, एल्युमिनियम इतना % है, Fe इतना % है, सोडियम इतना % है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में भूरपट्टी में जो पाया जाता है, तो यहाँ सीरीज बना दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और सबसे कम मैग्नीशियम है। तो इनमें से देखेंगे मैग्नीशियम सोडियम जो है कम मात्रा में है और Fe भी जो है कम मात्रा में एल्युमिनियम की तुलना में। इसलिए इसमें जो है आंसर आप लोगों का होगा एल्युमिनियम। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया आपका आंसर। अब है निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? अब इसमें ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, जिंक, नन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्षारीय भूमिज धातु कौन है। देखिए यहाँ पे ये जो है फर्स्ट वर्ग का, देखिए ये क्षार धातु है और ये जो है क्षार भूमिज धातु है। तो यहाँ का है क्षारीय। देखिए ये फर्स्ट वर्ग का है, तो इसमें क्षार धातु है ये। और ये सेकेंड का है, वर्ग सेकेंड का, ये क्षार भूमिज धातु है। तो यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो इसमें क्षारीय भूमिज तत्व देखिए यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसमें क्षारीय भूमिज तत्व में सोडियम भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, तो यहाँ पे नन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। यहाँ पे भूरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भूरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। अब यहाँ सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक और Fe। तो इनमें से अब देखते हैं कि कौन सा तत्व भूरपट्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक है। देखिए भूरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व
सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 46.6%। तो इसके बाद है सिलिकॉन। तो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, तो इसमें सिलिकॉन है। तो इसमें सिलिकॉन है तो सिलिकॉन इसका हो जाएगा आंसर। अब कह रहा है निम्न में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है। तो यहाँ धातु पूछ रहा है, साधारण तापक्रम पर द्रव कौन सा धातु पाया जाता है। इसमें देखते हैं जिंक है, पारा है, ब्रोमीन है, जल है। तो इसका आंसर हो जाता है पारा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो किया जाता है, समाहरण फेन उत्प्लावन विधि से। दूसरा है मेलेकाइट अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का, कॉपर का, जिंक का, एजी का। तो मेलेकाइट अयस्क जो है देखते हैं किसका है। मेलेकाइट अयस्क है, देख लीजिए ये अयस्क जो है यहाँ पे कॉपर मौजूद है, इसलिए ये जो है कॉपर का अयस्क हुआ, कॉपर का अयस्क हो गया। अब है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। अब इसको देखते हैं। देखिए सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो ये ग्रुप फर्स्ट में देखिए सोडियम है, इसलिए ग्रुप फर्स्ट हो गया इसका आंसर। देखिए निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, कह रहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कौन होगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन है। देखिए निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा वही शक्तिशाली ऑक्सीकारक होगा। इनमें से सबसे ज़्यादा मानक अपचयन विभव किसका है? फ्लोरीन का है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। देखिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ दिया गया NH2, NS1, NP6, NS0। अब इनमें से कौन है क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए देखते हैं क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? NH2। तो इसका आंसर हो जाएगा NH2। देखिए इसमें है बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। अब इसके बाद है कपड़ा धोने वाला सोडा। कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10 अणु जल। ये होता है कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र। अब है समुद्र जल में पाए जाने वाले तत्व का नाम है। तो समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व जो है, तो समुद्र जल में MgCl2, MgBr2 पाया जाता है। दूसरा है NaCl पाया जाता है। तो समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व, यहाँ पे तत्व पूछ रहा है, ये तो यौगिक है मेरा, तो तत्व में ये आयोडीन है, इसलिए आयोडीन आंसर हो जाता है। अब है बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। देखिए यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या नन। तो इसमें से जो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। इसमें जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ऊष्माक्षेपी कैसे होगा? बिना बुझा हुआ चूना ले लेते हैं CaO। अब देखिए जल में डाला जाता है, इसको जो है जल में जल के साथ रिएक्शन किया जाता है
तो यहाँ पे बनता है CaOH का होल टू प्लस उष्मा, प्लस क्या होगा उष्मा। इसलिए कहा गया बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसा होगा। यहाँ देखिए उष्मा निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी, तो ये हो गया उष्मा क्षेपी आपका। अब परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, चलिए देखते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है A बराबर P प्लस एन, A बराबर E प्लस एन, A बराबर Z प्लस एन। तो यहाँ पे है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के नहीं होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहीं पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योगफल, ये भी नहीं होगा। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के योगफल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को, तो ये मेरा हो गया C नंबर आंसर। इसका C नंबर आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, स्पेल्टर है। स्पेल्टर हम लोग किसको कहते हैं, स्पेल्टर हम लोग अशुद्ध जिंक को कहते हैं। स्पेल्टर जो है हम लोग अशुद्ध जिंक को कहते हैं। जब जारण करते हैं तब जो वहाँ मेरा जो निकलता है ZnO, तो ZnO जो है इसी को हम बोलते हैं अशुद्ध जिंक को हम क्या बोलेंगे, स्पेल्टर। अशुद्ध जिंक को हम क्या बोलेंगे, स्पेल्टर बोलेंगे। NaOH इनमें से कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। NaOH को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है। अब तत्व इसमें से कौन सा तत्व जो है कमरे के ताप पर द्रव है, तो द्रव Hg होता है, तो Hg इसका आंसर हो गया। जिंक ब्लेंड ऐश का सांद्रण किस विधि से होता है, तो जिंक ब्लेंड में देखिए ZnS है। सल्फाइड ऐश की जब रहेगा तो फेन उत्प्लावन विधि से होता है, ये हो गया फेन उत्प्लावन विधि। देखिए थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में अपचायक जो होता है एल्युमिनियम होता है, इसका आंसर हो गया एल्युमिनियम। अब है साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है, तो साइनाइड विधि से जो हम लोग करते हैं एक Ag और दूसरा है Au, ये दोनों को जो निष्कर्षित करते हैं हम लोग साइनाइड विधि से करते हैं। तो इसमें Ag है, तो इसका आंसर हो गया Ag। अब है कौन कार्बोनेट नहीं रखता है, कौन कार्बोनेट नहीं रखता है। इसमें जो है कार्बोनेट जो नहीं रखने वाला है ये Fe है। Fe पे क्यों नहीं रखता है, क्योंकि इस पे +2 भी है और +3 भी है चार्ज, इसलिए ये कार्बोनेट नहीं रखता है। अब आगे चलते हैं। अब है जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन गैस निकलता है। तो यहाँ देखिए जब कॉपर पर तनु HNO की प्रतिक्रिया होती है तो कौन गैस निकलता है। तो अब इसमें देखते हैं। देखिए जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन गैस निकलता है। तनु डायल को कहते हैं, डायल में जो है NO प्लस H2 निकलता है, H2O, और इसमें
पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातु मल मुख्यतः बना होता है। ये जो बना होता है FeSiO3 का, ठीक है। पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातु मल मुख्यतः बना होता है FeSiO3। आंसर हो जाता है इसका। इनमें कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है? इसमें कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है? तो अब यहाँ देखिए, मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4 और कॉपर गैलेंस का Cu2S, गलेना का PbS, आयरन पाइराइट्स का FeS2। तो इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है। यहाँ पे सल्फर मौजूद नहीं है, इसलिए मैग्नेटाइट हो गया इसका आंसर। अब है आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है। तो आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल जो होता है कैल्शियम सिलिकेट होता है। कैल्शियम सिलिकेट आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो महत्वपूर्ण अयस्क जो है इसका हेमेटाइट है। महत्वपूर्ण अयस्क क्या है इसका? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। अब कह रहे पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है Fe, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इसमें भी हम देखेंगे, पहले बताए थे कि ये एल्युमिनियम जो है सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, ये तीसरा सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, इसलिए इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। इसके पहले ऑक्सीजन है, इसके बाद सिलिकॉन है, इसके बाद एल्युमिनियम है, इसके बाद Fe है, अभी पहले बताए थे, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? AL, डी नंबर। अब है सोडियम को NH3 गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न यौगिक है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में। अब इनमें से कौन सा जो है सोडियम को NH3 गैस के साथ गर्म करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? चलिए देखते हैं। देखिए, सोडियम को NH3 गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक है। यहाँ देखिए, सोडियम को NH3 गैस के साथ गर्म किए हैं तो यहाँ पे बना है NaNH2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब है निम्न में किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? तो हेबर विधि में उत्प्रेरक आता है FeMO, ये उत्प्रेरक आता है। और डिकॉन विधि में जो आता है क्यूप्रिक क्लोराइड। डिकॉन विधि से क्लोरीन बनाया जाता है। जैसे देखिए, HCl को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे Cu2Cl2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्लोरीन प्लस जल बनता है। क्लोरीन प्लस जल बनता है। तो यहाँ देखिए, डिकॉन विधि से हम लोग क्लोरीन बनाते हैं, इसमें उत्प्रेरक आता है क्यूप्रस क्लोराइड। अब है लेड कक्ष विधि से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें भी उत्प्रेरक आता है, आ गया H2SO4। तो देखिए, तीनों में उत्प्रेरक आ रहा है, तो इसमें सोलवे विधि में उत्प्रेरक नहीं आएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। कह रहे हैं निम्न में से किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? तो सोलवे विधि। देखिए, अब CH3Cl को कैशियन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, या गर्म करेंगे तो क्या होगा? CH3Cl को कैशियन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फिर इसको प्लस Na/H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो B क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है यौगिक B है। अब यौगिक जो B बनेगा यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कौन सा यौगिक बनेगा ये आपको देखना है।
देखिए यहाँ पे जो बन रहा है आपका एसिटिक एसिड बन रहा है। तो एसिटिक एसिड जो बन रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। अब कह रहा है किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो होता है चुंबकीय कण, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय कण। इसके बाद है कॉपर में होता है। तो कॉपर में होगा तो कॉपर यहाँ भी है, कॉपर यहाँ भी है, दोनों में कॉपर है। तो कॉपर में जो होता है सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए Fe आ गया, ये तो मेरा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए इसका आंसर जो है ए नंबर। एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में कार्योलाइट मिला दिया जाता है तो क्या होगा? एल्यूमिना के गलनांक एवं द्रवनांक को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। तो यही मेरा आंसर हो गया। इसके बाद है आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को जाना जाता है। तो ग्रुप फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं क्षारीय धातु, और सेकेंड वाला जो एस ब्लॉक का है इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक पूछ रहा है तो इसलिए हो जाएगा क्षारीय धातु। कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें विद्युत अपघटनी शोधन इसका आंसर होगा। इसके बाद है गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो इसमें है Ag, Pb, Cu, Fe। तो इसमें होता है PbS होता है। गैलेना का सूत्र होता है PbS। तो ये गैलेना किस धातु का अयस्क है? Pb का। अब है साइनाइड विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है? आपको पहले भी बताए थे Ag और Au में होता है। तो इसका सही जवाब है Ag। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है कहते हैं। तो जब गर्म किया जाएगा तो उसको हम भर्जन कहते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है कहते हैं, ठीक है, उसे हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे अगर यदि गर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब है साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग करके किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो साइनाइड प्रक्रम जो होता है Ag और Au। तो Ag और Au होता है तो इसमें Ag सिल्वर है तो इसलिए सिल्वर इसका आंसर हो गया। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट से Fe धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसका सूत्र होता है Fe3O4। ये हो गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का ये सूत्र हुआ। तो कर किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो किसका किया जाएगा? Fe का। सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट्स का गर्म किया जाना कहलाता है। किसी भी अयस्क से सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट्स का गर्म किया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? भर्जन। तो इसमें हो जाएगा आपका भर्जन। अब है
सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि जो है झाग प्लावन है। ये हो गया आंसर इसका, झाग प्लावन। बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है। तो बॉक्साइट के शोधन में जो प्रयुक्त विधि है वो है निक्षालन। इसके बाद देखिए, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है। एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है हूप प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम करता है? हूप। एल्युमिनियम का जो शोधन करते हैं कौन सा प्रक्रम से? हूप प्रक्रम से। अब है निम्न में क्यूप्रस अयस्क है। तो निम्न में क्यूप्रस अयस्क है, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा अयस्क है। क्यूप्राइट है। इसमें कौन अयस्क है? क्यूप्रस अयस्क है। किसका? क्यूप्राइट है इसमें। तो क्यूप्राइट आंसर हो गया। अब कैसे हुआ चलिए देखते हैं। देखिए, क्यूप्रस अयस्क जो है इसी को बोलते हैं, इसको हम क्यूप्राइट भी बोलते हैं, इसलिए मेरा क्यूप्राइट आंसर हो गया। अब देखिए, कोलेमेनाइट क्या है? कोलेमेनाइट जो है इसमें से कौन है? तो ये आपका जो है बी नंबर आंसर हुआ इसका। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये Ca2B6O11 5 अब है यहाँ पे सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। तो प्रयुक्त विधि कहलाती है, कौन सा विधि कहलाती है? डॉन विधि। इसमें कौन सा विधि है? डॉन विधि। अब है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो अयस्क का सांद्रण किया जाता है वो आपका है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क हो गया। अब निम्न में कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? अब इसमें कारण निम्न में कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? चलिए देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एंग्लीसाइड जो है PbSO4 होता है। यहाँ पे Pb है, इसलिए यही मेरा जो है अयस्क नहीं है एल्युमिनियम का। अब इसके आगे चलते हैं। निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? अब मैग्नीशियम का ये है कार्नेलाइट, नो होगा यहाँ पे, कार्नेलाइट। अब इसको चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो कार्नेलाइट जो देखिए KCl MgCl2 6 अणु जलते, इसमें Mg है, ये मैग्नीशियम का अयस्क हुआ। ठीक है, डोलेमाइट CaCO3 MgCO3, इसमें भी मैग्नीशियम है। समुद्री जल में भी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कुछ परसेंट रहता है और MgCl2 भी कुछ परसेंट रहता है, NaCl भी रहता है। तो ये भी, इसमें भी मैग्नीशियम है, लेकिन इसमें देखिए कैलेमाइन में मैग्नीशियम नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया मेरा। सल्फाइड अयस्क में कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें जो है स्वतः अपचयन होता है। इसमें स्वतः अपचयन होता है। देखिए कॉपर सल्फाइड जो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ स्वतः अपचयन कर रहा है, इसलिए यह स्वतः अपचयन हो गया। अर्जेंटाइट में सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट में सिल्वर का निष्कर्षण जो है साइनाइड प्रोसेस से किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? अर्जेंटाइट का जो है सिल्वर का निष्कर्षण जो करते हैं साइनाइड प्रोसेस से करते हैं। तो इसमें जो यहाँ बन रहा है Ag, और यहाँ पे देखिए ये लवण बन रहा है संकरण लवण बनाकर। तो इसमें अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो लवण बनाकर, संकरण लवण बनाकर। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसको लोहे का खनिज है। तो लोहे का खनिज कौन होता है? हेमेटाइट। लोहे का खनिज है हेमेटाइट।
क्योंकि सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे अयस्क खनिज होते हैं, इसलिए इसमें जो है हेमेटाइट हो गया आंसर। अब है निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। अब कह रहे निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो अब इसमें जो देखिए इसका होता है CaSO4 × 2H2O जिप्सम। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है ये, और डोलोमाइट का सूत्र इतना होता है, मैग्नेसाइट का सूत्र MgCO3 होता है, कार्नेलाइट का सूत्र ये होता है। अब देखिए मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो इसमें मैग्नीशियम नहीं है, इसमें मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं हुआ, जिप्सम। तो इसका आंसर हो गया जिप्सम। अब है निम्न में कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। निम्न में कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। लिमोनाइट का फार्मूला होता है ये, और मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है इतना, और केसिटेराइट का फार्मूला होता है ये। तो इसमें देखिए आयरन नहीं है, तो केसिटेराइट आपका आंसर हो गया। अब है मेलेकाइट एश का सूत्र है, मेलेकाइट एश का सूत्र है, मेलेकाइट एश का सूत्र होता है CuOH2CuCO3। अब है कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु देखिए सारे खनिज अयस्क कहलाता है कब, जब वह सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में मिले। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कोई खनिज अयस्क कहलाता है, कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु महंगी हो, उसे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती हो, उत्पन्न की जा सके, इससे उत्पन्न की जा सके। कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि इसे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती हो। तो जो सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में मिलता है वही खनिज अयस्क कहलाता है, इसलिए इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है। यही आंसर हो गया। धातु की चमक का कारण है, धातु की चमक का कारण है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अब कह रहा है निम्न में से किसके सांद्रण में फिर उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का। निम्न में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में जो आपका पाया जाएगा Pt, और ये टोटल कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। अब है उत्प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के साथ तैरने लगते हैं। अयस्क के साथ क्यों तैरने लगते हैं, वे द्रव में आसानी से नहीं भीग पाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, तैरने लगते हैं। उत्प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कण के साथ तैरने लगते हैं क्योंकि ये द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं। अब है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। फिर से देखिए यहाँ निम्न में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है। मेलेकाइट, गैलेना, कैलेमाइन या दोनों। अब इसको देखते हैं। निम्न में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है। मेलेकाइट, इसमें सल्फर नहीं है। गैलेना में सल्फर है, कैलेमाइन में भी सल्फर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गैलेना, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है इसमें गैलेना में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गैलेना।
लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो लाइम जो है सोडा लाइम NaOH ये क्षार है, ठीक है, इसलिए लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, ये क्षार है, इसलिए क्षार ये हो जाएगा आंसर। सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, सिलिका जो नो क्षार होता है, नो अम्लीय होता है, नो ही उदासीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। सिलिका का एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो ये जो है क्षार भी नहीं होता है, अम्ल भी नहीं होता है, उदासीन भी नहीं रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? नन। जारन निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है, जारन निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है, कब किया जाएगा? उच्च ताप पर, इसका आंसर हो गया उच्च ताप पर। अब है निम्न में से एक का आर्द्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, तो आर्द्र विधि द्वारा जो निष्कर्षण होता है Ag का, आर्द्र विधि द्वारा किसका निष्कर्षण होता है? Ag का। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा जो निष्कर्षित होगा ये क्रोमियम का होता है। कॉपर पाइराइट अयस्क है, कॉपर पाइराइट अयस्क है, कॉपर पाइराइट किसका अयस्क होगा? कॉपर का होगा। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनेगा? खनिज बनेगा। निम्न में कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? तो अब देखते हैं इसमें किसमें ऑक्सीजन नहीं है। निम्न में कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? मैग्नेसाइट का ये होता है, अब सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो देखिए सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। सोना धातु का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर जो है इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी, +1। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है निम्न में से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से है। अब फिर जो है डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है, अब देखिए क्या होता है। देखिए डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल गलत लिखा गया है, Al होगा। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो कैसा होता है डी ऑर्बिटल का? तो डी ऑर्बिटल का देखिए डबल डम्बेल है, तो डबल डम्बेल हो गया आंसर इसका। अब है बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है, तो 3d6 4s2 है। अब इसमें देखते हैं किसका बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है। देखिए बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है, कैल्शियम पे जो होता है 4s2 होता है, और जिंक पे जो है 3d10 4s2 होता है, Fe पे जो है 3d6 4s2 होता है, कॉपर पे 3d10 4s2 होता है। तो यहाँ 3d6 4s2 है Fe पे, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा गया था, इसीलिए इसको काट के Fe बना दिया गया है, तो ये हो गया आपका आंसर C नंबर। अब है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम देखिए, बोरेक्स का रासायनिक नाम देखिए, बोरेक्स का रासायनिक नाम छरातु बोरेट भी होता है, सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, डाई सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं बोरेक्स को। अब यहाँ देखिए इसमें से बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट है, तो सोडियम टेट्राबोरेट, इसका A नंबर सही हो गया।
बोरेक्स को ये तीनों नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कर रहा है, किस धातु कर्मी विधि से पिछली अवस्था में प्राप्त होता है। तो किस धातु कर्मी विधि से पिछली अवस्था में प्राप्त होता है, तो ये हो गया आपका निस्तापन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निस्तापन। N2 और O2 है, ये तो जान रहे हैं, वो धातु है। इसके बाद है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो इसका बताए थे ट्रिक 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 बताए थे। तो द्वितीय आवर्त में कह रहा है, द्वितीय आवर्त में कह रहा है। यहाँ देखिए द्वितीय आवर्त में कितना है, 8। तो इसका आंसर हो गया 8। अब है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है। तो इसमें जो अभिक्रियाशील होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अभिक्रियाशील हो जाती है। अब किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। अब देखिएगा इसमें ऑक्सीकरण विभव जो है अधिक किसका होता है। देखिए किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। अब इसमें से पता चल गया जिंक का इतना होता है, कॉपर का इतना होता है, Ag का इतना होता है, मैग्नीशियम का इतना है। तो सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीशियम का है ऑक्सीकरण विभव, इसलिए मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा।